अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर स्मार्ट चैनल। आपके स्मार्ट चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए अपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बगैर किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और कलम की मदद से एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और बेन लिवेरियर ने अंजाम दिया कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो मशहूर जमाना फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने दरख्त से टूटकर जमीन पर गिरा था। ये मंजर देखकर वो गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर साइड पर ही ऊपर क्यों नहीं गया, सीधा नीचे ही क्यों आया। इसी वाक्य की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। इसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और वो छोटे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को कुव्वते कशिश या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। यही ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ हमारी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी और आसान एग्जांपल हमारे सोलर सिस्टम की है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम प्लैनेट सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के तहत चक्कर लगाता है। जमीन जो चांद से कई गुना बड़ी है, वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ चांद बेशक छोटा है, लेकिन कुछ न कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद की ग्रेविटी इतनी तो नहीं कि वो अर्थ को अपनी ऑर्बिट से हिला सके, लेकिन वो समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारी जमीन की गर्दिश नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ रुका हुआ है, तो मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा। चंद मिनटों में ही चांद हमारी जमीन से आ टकराएगा। जी हाँ, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, वहीं उसके ऑर्बिट करने की वजह से गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो उसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ही चांद अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसी तरीके से ही तमाम प्लैनेट्स ही सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई और ये साबित हुआ कि हमारी कायनात का पूरा निजाम इसी लॉ पे डिपेंड करता है। ये बात हो रही है साल 1840 की। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारी अर्थ से 4 गुना बड़ा ये प्लैनेट कुछ ही अरसे पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस प्लैनेट के इस ऑर्बिट में एक अजीब सी गड़बड़ नोटिस की गई। गड़बड़ ये थी कि ये न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ पे पूरी तरह अमल नहीं कर रहा था। ये अपने ऑर्बिट में एक खास पॉइंट पे आकर अपने आप इधर उधर होने लगता। ग्रेविटेशनल लॉ जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, भला सिर्फ एक प्लैनेट इसके खिलाफ काम कैसे कर सकता है। पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के इस अनोखे अमल को देखकर परेशान थे। इनमें से एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और बेन लिवेरियर भी थे। वो सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल लॉ के अगेंस्ट हरकत करना और अपने ऑर्बिट से निकल जाना इनकी समझ से बाहर था। लिवेरियर का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन हो सकता है कि जिस पॉइंट पर यूरेनस अपने ऑर्बिट से निकलकर ऊपर नीचे मूव करता है, वहाँ इसके करीब कोई बहुत बड़ा मैस या प्लैनेट हो। लेकिन मसला तो यही था कि किसी को भी इसके आसपास कोई प्लैनेट नजर नहीं आ रहा था। हत्ता कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ में कोई चीज मिसिंग है, शायद ये लॉ ही गलत है। लिवेरियर, जिन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी स्टार्स और प्लैनेट्स पर रिसर्च करके गुजारी थी, वो अपनी बात पर डटे रहे कि ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल परफेक्ट है और यूरेनस को कोई दूसरा प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को लिवेरियर मामूल के मुताबिक दोबारा आसमान की तरफ देखकर गहरी सोच में मुब्तला थे। तभी इन्होंने एक कागज और कलम उठाया और लंबी चौड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में मसरूफ हो गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तो इन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट लोकेशन की निशानदेही की। इनका कहना था कि इस पॉइंट पर जरूर कोई दूसरा प्लैनेट यूरेनस के करीब मौजूद है। न सिर्फ इसकी पोजीशन बल्कि लिवेरियर ने इस प्लैनेट का मैस भी कैलकुलेट किया और ये नतीजा निकाला कि इस सीक्रेट प्लैनेट का मैस भी यूरेनस जितना ही है। जब इन्होंने ये तमाम डिटेल्स पब्लिक कर दी तो इस थ्योरी को अपोज करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने लिवेरियर का ठीक ठाक मजाक उड़ाया, क्योंकि यूरेनस
यूरेनस के पास ऐसा कोई प्लेनेट मौजूद ही नहीं था। इन्होंने ये तमाम डिटेल्स बर्लिन में मौजूद उस वक्त की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी और उनसे रिक्वेस्ट की कि स्पेस के ठीक इस खास हिस्से में यूरेनस के करीब किसी ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जोहान गॉटफ्रेड गैल ने जब आसमान के इस खास हिस्से में देखा तो उनको भी अंधेरे आसमान के सिवा कुछ न दिखा। लेकिन जब थोड़ा मजीद फोकस किया गया तो वाकई ठीक लेवेरियर की बताई हुई जगह पर एक नीला सियारा तैर रहा था। इसका साइज वाकई यूरेनस जितना ही था, यानी इसमें हमारी अर्थ जितने 4 प्लैनेट्स फिट आ सकते थे। यूँ समझ लें कि अगर अर्थ एक टेनिस बॉल है तो इसका साइज बास्केटबॉल जितना है। लेवेरियर की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट थी। सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट ढूंढा जा चुका था जिसको आज हम नेपट्यून के नाम से जानते हैं। नेपट्यून वो पहला प्लैनेट है जिसको किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि मैथ्स के फार्मूलाज एक पेपर और कलम की मदद से ढूंढा गया। ये प्लैनेट लेवेरियर से पहले मशहूर जमाना एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप के इन्वेंटर गैलीलियो ने भी देख रखा था, लेकिन गैलीलियो हमेशा इसको एक स्टार मानते थे। इन्होंने अपनी कई ड्राइंग्स में इसको ड्रॉ भी किया, लेकिन सिर्फ एक स्टार की हैसियत से, किसी प्लैनेट या सियारे की हैसियत से नहीं। यही वजह थी कि इसको डिस्कवर करने का सारा क्रेडिट गैलीलियो की बजाय लेवेरियर के पास ही गया। क्रेडिट तो इनको बेशक मिल ही गया था, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि इस प्लैनेट का नाम इनके अपने नाम लेवेरियर से जोड़ा जाए, पर क्योंकि उस वक्त प्लैनेट्स और स्टार्स के नाम हमेशा देवताओं के नाम पे रखे जाते थे, इसी वजह से कई लोगों को इस प्लैनेट का नाम लेवेरियर से जोड़ने पर एतराज था। सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद इसका नाम रोमन देवता नेपट्यून के नाम पे रखा गया। 1989 में नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार नेपट्यून के पास से गुजारा गया 3000 मील दूर से। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून की कई फोटोग्राफ्स कैप्चर की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और सबसे आखिरी प्लेनेट है। यूँ समझ लें कि अगर अर्थ से सूरज का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो नेपट्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। सूरज से इतना दूर होने की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस रहता है। नासा के बराबर ये बर्फ का बहुत बड़ा जाइंट है जहाँ हर वक्त तूफान चल रहे होते हैं। ऐसे तूफान जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचती है। याद रहे कि अर्थ पर सबसे तेज तूफान की स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ का एक दिन अर्थ के 16 घंटों के बराबर। यहाँ का एक साल अर्थ के 165 सालों जितना बराबर है। लेवेरियर जिन्होंने सिर्फ मैथ्स के फार्मूला से इस प्लेनेट को ढूंढा था, वो आज जिंदा तो नहीं, लेकिन पेरिस में इनकी कब्र पर नेपट्यून का ये मॉडल इनके कारनामे को हमेशा याद दिलाता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।